उस डरावनी और सुनसान रात 28 सितंबर 2016 की, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, कुछ ऐसा हो रहा था जिसने इतिहास बदल दिया। घने और डरावने जंगल के बीच मौत के साए तले भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो चुपचाप नियंत्रण रेखा पार कर रहे थे। उनके चेहरे छुपे हुए थे, हथियारों पर साइलेंसर लगे थे। जैसे परछाइयां, वे बेखौफ दुश्मन की खौफनाक जमीन में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। एक भी छोटी सी गलती और पूरी मिशन हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। आज आप सुनेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की वो सच्ची कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये एक असली कहानी है जो रोमांच और सस्पेंस से भरी हुई है और बताती है कैसे हम दुश्मन के दिल में घुसकर उसे तहस नहस कर देते हैं। 18 सितंबर 2016 की रात बेहद खामोश थी। जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित 12वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का मुख्यालय ऊंचे पहाड़ों और झेलम नदी से घिरा हुआ था। ये एक तरह से जैसे कोई हरा भरा नखलिस्तान था। कुदरत ने खुद इसे बचा रखा था। 10वें डोगरा रेजिमेंट के सैनिक अपनी 2 साल की ड्यूटी पूरी करके जाने की तैयारी कर रहे थे और 6ठे बिहार रेजिमेंट के सैनिक उन्हें बदलने के लिए कैंप में पहुंच चुके थे। सैनिकों की इस तादाद के कारण कैंप काफ़ी भरा हुआ था और हैंडलिंग और टेकिंग ओवर का काम चल रहा था। इसलिए कई सैनिकों को ट्रांजिशन टेंट में सोना पड़ा, जो आमतौर पर एलओसी के इतने करीब संवेदनशील इलाकों में नहीं किया जाता। सुबह करीब 5:30 बजे की बात थी जब 4 भारी हथियारबंद जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो एलओसी पार कर आए थे, कैंप की कड़ी सुरक्षा को तोड़कर अंदर घुस गए। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि एक साजिश थी जो बड़ी सोच समझकर की गई थी। आतंकवादियों को पूरी तरह पता था कि सैनिक कहां सो रहे हैं और कहां हमला करना है। उनके पास AK-47 राइफलें थीं, साथ ही आग लगाने वाली गोलियां और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी थे। बस 3 मिनट में उन्होंने 17 ग्रेनेड फेंके, जिससे कैंप के कैनवस टेंट और पास में रखे ईंधन के गोदाम में आग लग गई। निहत्थे सो रहे सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पूरा कैंप दहकती आग में घिरा हुआ था। भारतीय सेना के जवानों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तुरंत जवाबी हमला किया। गोलीबारी लगभग 9 घंटे तक चली। आतंकवादियों को लगा कि उनकी छुपने की जगह का पता नहीं चल पाया, क्योंकि सेना ने एक खाली इमारत को उड़ाकर उन्हें भ्रमित कर दिया। अंत में सभी 4 आतंकवादी मार दिए गए। लेकिन इस भयानक हमले में भारत ने अपने 19 बहादुर बेटों को खो दिया। इन शहीदों में कई ऐसे थे जिनकी कहानियां सबसे कठोर दिल वाले इंसान को भी रुला दें। 10वीं डोगरा रेजिमेंट के हवलदार रवि पॉल ने भारतीय सेना में 23 साल सेवा दी। उनकी पत्नी गीता रानी और उनके 2 बेटों की दुनिया एक पल में बिखर गई। लांस नायक राजेश कुमार यादव की पत्नी पार्वती देवी 8 महीने की गर्भवती थी। हवलदार अशोक कुमार सिंह के 78 साल के अंधे पिता जगर नारायण सिंह ने कहा कि अगर उनकी नजरें होती तो वे खुद सीमा पर जाकर आतंकवादियों से लड़ते। सूबेदार कर्नल सिंह के 19 साल के बेटे अनमोल सैनी ने अपने पिता की शहादत पर गर्व जताया और कहा कि वो भी पढ़ाई पूरी करके सेना में भर्ती होगा। देश भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सड़कों पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा और हर भारतीय के होठों पर बस एक ही बात थी, इस बार खून का खून से हिसाब चुकाना होगा। टीवी और अखबारों में दुख, गुस्सा और गर्व की भावनाएं उफन रही थी। पठानकोट एयरबेस और गुरदासपुर पर हमलों के बाद भारत ने बड़ी संयम दिखाया था, लेकिन ये पूरा हमला साबित कर गया कि पाकिस्तान की नीयत कभी नहीं बदलेगी। अब वक्त था दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने का। उरी हमले के तुरंत बाद नई दिल्ली की सत्ता गलियारों में काफी हलचल मची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर देश को वादा किया कि इस कायराना हमले के जिम्मेदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक ठोस कार्रवाई की शुरुआत थी। सरकार पर क्षेत्रीय चुनावों की वजह से और जनता के दबाव के कारण जबरदस्त दबाव था। NIA के अजीत डोवाल ने बांग्लादेश जाने वाला अपना दौरा रद्द कर दिया और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया। उसने अपनी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा टाल दी। रक्षा मंत्रालय के अत्यंत गोपनीय युद्ध कक्ष में उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला शुरू हुई। 22 सितंबर को रात 9:30 से 11 बजे तक एक बेहद गोपनीय बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख मार्शल अरूप रहा, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल मौजूद थे। युद्ध कक्ष में पाकिस्तान के बड़े नक्शे और रेत के मॉडल रखे गए थे। हर रणनीतिक विकल्प पर गहराई से चर्चा हुई। खुफिया एजेंसियां रॉ और NTRO तुरंत सक्रिय कर दी गईं। इनका काम था LOC के पार आतंकवादी लॉन्च पैड्स की सटीक जानकारी इकट्ठा करना।
इसरो का कार्टोसैट 2C सैटेलाइट POK पर निगरानी के लिए तैनात किया गया। कार्टोसैट 2C की 0.6 मीटर की हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ने हमारे कमांडरों को दुश्मन के कैंप्स के हर छोटे बड़े विवरण दिखाए। सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन और मानव खुफिया से पता चला कि भिम्बर, हॉट स्प्रिंग्स, केल और लीपा सेक्टर में आतंकवादी लॉन्च पैड्स पूरी तरह सक्रिय थे। ये लॉन्च पैड्स असल में आगे बने हुए बंकर थे, जहां आतंकवादी 24 से 48 घंटे तक रुके रहते थे इन्फिल्ट्रेशन से पहले। पाकिस्तान आर्मी उन्हें पूरी सुरक्षा और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही थी। इंडिया ने भी कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करना शुरू कर दिया। इंडिया ने इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क समिट का बहिष्कार किया, जिसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठा रहे थे और बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों की हीरो की तरह तारीफ कर रहे थे। ये मामला था घड़े ने पुलिस को डांटना। पीएम मोदी ने सैन्य विकल्पों को हरी झंडी दी। फैसला हुआ कि भारतीय सेना की विशेष कमांडो फोर्सेस सर्जिकल स्ट्राइक करेंगी। इस मिशन के लिए नॉर्दर्न कमांड के तहत 4 पैरा SF और 9 पैरा SF चुने गए। दोनों यूनिट्स को पहाड़ी युद्ध और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस का भरपूर अनुभव था। पूरी ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। जानकारी सिर्फ जरूरतमंद कमांड अधिकारियों तक ही पहुंचाई गई, ताकि दुश्मन को इसकी भनक भी न लगे। पाकिस्तान ने माना कि भारत, जैसा कि हमेशा होता है, वे सिर्फ कूटनीतिक विरोध जताएंगे और कोई सैन्य कार्यवाही नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है उनके घर में घुसने और उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने के लिए। मिशन की जिम्मेदारी मिलते ही 4 पैराशूट रेजिमेंट के मेजर रोहित सूरी, जिन्हें रेडियो कम्युनिकेशन में मेजर माइक टैंगो के नाम से जाना जाता था, ने अपनी स्ट्राइक टीम की तैयारी शुरू कर दी। मेजर रोहित सूरी एक निपुण, तेज और सम्मानित अधिकारी जो सियाचिन में तैनात थे। उन्हें तुरंत उरी सेक्टर बुलाया गया। हर एक कमांडो को उसने खुद चुना, क्योंकि उनके हाथों में 19 शहीदों की शान और देश की इज्जत थी। एक शानदार चाल में भारतीय सेना ने इस मिशन में 6वीं बिहार और 10वीं डोगरा रेजिमेंट के घातक प्लाटून के सैनिकों को शामिल किया। ये वही रेजिमेंट्स थे जिनके भाई उरी हमले में शहीद हुए थे। इन सैनिकों को LOC के आसपास के इलाके की अच्छी समझ थी और बदले की आग उनके दिलों में सबसे ज्यादा जल रही थी। तैयारियां उधमपुर के कमांडो ट्रेनिंग स्कूल और कर्नाटक के बेलगाम में शुरू हुईं। ये सैनिकों को 72 घंटे लगातार तोड़फोड़ की कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा गया। ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि उन्हें 20 से 60 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता था और उस दौरान 20 से 35 किलोग्राम वजन भी उठाना पड़ता था। उन्हें क्लोज कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स की खास ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे वे बिना गोली चलाए दुश्मन की गर्दन तोड़ सकें। कमांडो को 20 से 22 घंटे की ट्रेनिंग के साथ साथ मानसिक कष्ट भी सहना पड़ता था, ताकि वे दबाव में टूटे नहीं। पूरा मिशन था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कमेंट करें पार्ट 2 अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है, और देखने के लिए धन्यवाद।